हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। स्टूडेंट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इसमें पूछे जाते हैं और तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ओके। और लगभग हर चैप्टर में अगर आप देखें तो उसमें भी यूनिट एंड डायमेंशन का रोल रहता है और धीरे धीरे हर चैप्टर में आप इन डेप्थ इसका कवर हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। दिस इज़ अबाउट मी एंड इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, आप कैसे यूनिट कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी फार्मूला को चेक करना सीखेंगे कि वो फार्मूला सही है या गलत है। एंड आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, उसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप यहाँ पे सीखेंगे जो कि एग्जाम में आया पूछा जाता है। अब आते हैं कि मेजरमेंट्स क्या होता है। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। पहली बात तो ये कि जब आप मेजरमेंट करते क्यों हो, मापन करते क्यों हो, तो मेजरमेंट्स हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसको आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब दोनों जो है एक दूसरे का पूरक है। ओके। सपोज दैट कि मैं एक एग्जांपल से इसको आप समझाता हूँ। सपोज दैट आप मार्केट गए और मार्केट में आपने कहा कि 1 केजी चीनी दीजिए। ओके, तो वो क्या करता है, 1 केजी का वहाँ पे उसके पास मेटल का पहले ही बना हुआ होता है एक बटखारा। तो उस बटखारा से आपको कंपेयर करके वो चीनी को तौल करके आपको बैलेंस में तौल करके आपको देता है। कहने का मतलब है कि उस बटखारा से वो जो चीनी है उसको कंपेयर कर रहा है। ओके। और यहाँ जो आपको केजी में दे रहा है, सपोज आपने कहा 1 केजी, तो ये जो 1 केजी है यही यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी का। तो आप समझ सकते हो कि आप यहाँ पर क्या मापन कर रहे हो, चीनी का जो मापन कर रहे हो, तो यानी कि मास आप निकाल रहे हो और मास कितना है, 1 केजी है। तो ये जो मास हुआ ना, ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ओके। और उसका जो यूनिट हुआ वो 1 केजी हुआ। और ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है यानी वो बटखारा जो है वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है, जिससे अगर आप चीनी लोगे तो फिर भी 1 केजी का चीनी लोगे फिर भी आप उसी के बेसिस पे आपको कंपेयर करके देगा। अगर आप 1 केजी का कोई अदर आइटम्स लेते हो तो उसमें भी आपको 1 केजी से ही वो कंपेयर करके, उसी बटखारा से ही कंपेयर करके वो देगा, यानी वही उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इससे देखते हैं, इससे समझते हैं मेजरमेंट्स को कि अगर जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोगों का अगर आप हाइट देखते हैं, ऐसे ही अगर खड़ा कर दिया जाए विदाउट मेजरमेंट, तो आप सिर्फ बता सकते हो कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। लेकिन छोटा और बड़ा का कंपेयर आप कब कर, जब आप एक दूसरे को हाइट का कंपेयर करोगे तभी आप बता सकते हो कौन बड़ा है यानी कौन छोटा है। यानी मेजरमेंट्स आप तभी बताते हैं जब आप कंपेयर करते हैं। ओके। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। तो ऑल द क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब एंड हुज मेजरमेंट इज़ नेसेसरी आर कल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ ब्रह्मांड में ऐसा हर चीज़ जो फिजिक्स के लॉ को मानती है। जाहिर सी बात है कि ब्रह्मांड में अगर कोई भी चीज़ है तो फिजिक्स के लॉ को मानेगी ही मानेगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है वो फिजिक्स के ही लॉ पे चलता है। तो ब्रह्मांड में आप लोग कुछ भी देखते हो जिसका मेज़रमेंट करना पॉसिबल है उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं डिस्टेंस का, तो आप डिस्टेंस मेज़रमेंट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो। स्पीड जो है, स्पीडोमीटर से आप स्पीड मेज़रमेंट करते हो। जैसे गाड़ी आप चलाते हो तो आपको पता चलता है कि कितना स्पीड है, क्या है। मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया बटखारा से आप मेज़रमेंट कर सकते हो। ओके। और बैलेंस से आप तराजू से मेज़रमेंट करते हो मास को, 1 केजी या 2 केजी है। टाइम जो है आप क्लॉक से मेज़रमेंट करते हो। फोर्स भी आप मेज़रमेंट कर सकते हो, प्रेशर भी आप कैलकुलेट करते हो। लेकिन लव जो है, प्यार जो है, आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते हो। ओके। हेट जो है, घृणा जो है वो आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते हो। एंगर जो है यानी गुस्सा जो है ये मेज़रमेंट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये जो 3 चीज़ें आप देख रही हैं नीचे कि लव, हेट एंड एंगर, ये तीनों जो है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं आता। बाकी जो है डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, फोर्स, प्रेशर, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप खुद भी सोच सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर भी आप फिजिकल क्वांटिटी हो गया क्योंकि आप उसे मेज़रमेंट कर सकते हो। ओके। तो ये ईगर जैसे हो गया यानी इच्छा, तो ये आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी चीज़ें जो आप मेज़रमेंट कर सकते हो सिंपली, वो फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर आ गया, और जो मेज़रमेंट आप नहीं कर सकते हो वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहलाता। ओके। अब आप देखते हैं फिज़िकल क्वांटिटी का कोई एग्जांपल हम लोग अच्छे से समझते हैं। सपोज दैट आप स्पीड लेके चल रहे हो, तो स्पीड आप मेज़रमेंट कर सकते हो, कितना लो है कितना हाई है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो स्पीडोमीटर ऐसा कुछ आपको दिखता है जो आप वहाँ पे आपको बताता है कि आप 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो या 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो।
सपोज दैट आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हो, तो ये जो किलोमीटर पर आवर है ये इसकी यूनिट हुई। ओके, तो ये जो स्पीड है ये फिजिकल क्वांटिटी हुई और इसकी यूनिट हो गई किलोमीटर पर आवर। और ये जो किलोमीटर पर आवर है ये ज़रूरी नहीं है कि यही यूनिट का आप यूज़ करो, हो सकता है आप मीटर पर सेकंड बोल रहे हो, या फिर कोई हो सकते हैं फीट पर सेकंड बोल रहे हैं, या फिर हो सकते हैं कोई इंच पर सेकंड बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर इंच पर आवर बोल सकते हैं, या मिनट पर मिनट मीटर पर मिनट बोल सकते हैं, या किलोमीटर पर मिनट बोल सकते हैं। तो कोई भी यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पढ़ाई में जब भी हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे या पढ़ेंगे तो एक कोई स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट करके लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली एसआई यूनिट बोलते हैं। तो स्पीड का आपने सुना होगा, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग उसी को लेके यहाँ पे चलेंगे। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप किलोमीटर पर आवर भी होगा, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में यूनिट का यूज़ देखा जाएगा वो आप उसी तरह के यूनिट्स को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स क्या होते हैं। तो ये डेफिनिट अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग क्या मानते हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि इन यूनिट्स बहुत टाइप के होते हैं। ये हो गए यूनिट्स, किलोमीटर पर आवर हो गए, मीटर पर सेकेंड हो गए, फीट पर इंच, तो बहुत यूनिट्स हैं। ओके, एक सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई एक डेफिनिट अमाउंट मान लेते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की, कि हाँ भाई कि जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर मतलब हमको समझ में आ जाता है कि 1000 मीटर है, और 1 आवर है यानी कि 60 मिनट है। ओके, तो ये हम उसको मेज़रमेंट कर लेते हैं, एंड मेज़रमेंट करने के बाद हम उसको डेफिनेट एक यूनिट के आधार पे उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मास के केस में अगर आप देखोगे, एग्जांपल अगर लेके चलते हैं केजी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को पता है कि 1 केजी क्या होता है, 1 केजी का मतलब क्या होता है। तो हमने क्या किया कि 1 केजी का एक पहले ही मेज़रमेंट करके रख लिया अलग से, कि 1 केजी हम लोग को ये इसको स्टैंडर्ड मान के चलना है, 1 केजी है ये। एंड उसको हमने क्या किया कि मेटल के बटखारा में उसको हमने बांट दिया, और बांट के हर जगह हमने फैला दिया। फैलाने से क्या फ़ायदा हुआ कि किसी को भी अगर चाहिए 1 केजी तो हम उससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ओके, और क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा होता है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। वर्ल्ड में आप कहीं भी चल जाओ आपका ये यूनिट यूज़ होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने कहा होगा कि नहीं आपने जो है 1 केजी माना, लेकिन हम तो 1 केजी मानते नहीं है, 1 केजी क्या होता है हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप अगर यहाँ पे मास को 1 केजी में मान रहे हो, 1 केजी 2 केजी आप किसी से मांगते हो, तो उसको पता होता है कि 1 केजी और 2 केजी कितना हमको लेना है, तो वो कंपेयर करके तुरंत आपको दे देता है। उसी तरह अगर आप यूएसए भी चल जाओ, कोई दूसरे कंट्रीज़ भी चल जाओ, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अब हम लोग देखते हैं यूनिट्स। यूनिट्स में क्या है कि यहाँ पे 2 टाइप के यूनिट्स हैं, एक फंडामेंटल यूनिट है, एक डिराइव्ड यूनिट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंडामेंटल का मतलब होता है एकदम बेसिक, एंड डिराइव्ड का मतलब होता है लिया गया। तो फंडामेंटल मतलब होता है जो बेसिक यूनिट्स होते हैं उसी को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट से ही आए रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डिटेल में। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग कह सकते हैं कि दोज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। इसका मतलब ये वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही बेसिक है, ये किसी से बना हुआ नहीं है। ओके, जैसे कि अगर आप बात करें स्पीड का, तो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप यहाँ पे डिस्टेंस का आपको यूनिट चाहिए होता है, टाइम का जो आपको यूनिट चाहिए होता है, तभी जाके आप स्पीड की यूनिट निकाल सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे जब हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, तो ये सब वो हो गए हैं जिनका कोई फार्मूला खुद का नहीं होता, यानी खुद का कोई फार्मूला नहीं होता, साथ ही साथ वो आपको याद रखना पड़ता है कि उसका यूनिट्स क्या है। ओके, जैसे कि हो गया टोटल, जो अगर फंडामेंटल यूनिट्स की संख्याओं की बात करें तो टोटल ये 7 होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, तो एक लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी का होता है कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंडामेंटल यूनिट्स और द फंडामेंटल क्वांटिटीज़।
तो स्टूडेंट्स इसको आपको याद रखना है कि ये सातों आपको फंडामेंटल यूनिट्स के साथ आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को याद रखनी है। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डिराइव्ड यूनिट्स के लिए। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका कोई फार्मूला हो, ओके, और उस फार्मूला में हमें क्या ज़रूरत पड़े, फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़े। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है ये एक डिराइव्ड यूनिट हुआ, क्योंकि इसकी फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि लेंथ हो गया, और लेंथ जो है ये आप देख सकते हैं कि ये फिजिकल फंडामेंटल यूनिट है। और लेंथ के बाद अगर आप बात करें लेंथ बाय टाइम का, तो टाइम भी यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट है। यानी कि डिराइव्ड यूनिट जो भी होगा वो फंडामेंटल यूनिट से ही मिल कर के बना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, ये डिराइव्ड यूनिट है। एक्सीलरेशन हो गया वेलोसिटी बाय टाइम है। फोर्स हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन है। वर्क हो गया फोर्स इनटू टाइम है। तो मैं सीधी बात में आप चेक कैसे करोगे कि कौन फंडामेंटल है कौन डिराइव्ड है, तो जिसकी भी फार्मूला है वो हो गया डिराइव्ड में, और जिसके फार्मूला नहीं है वो हो गया फंडामेंटल में। ओके, और बाकी आपको ये 7 के 7 याद रखना ही है फंडामेंटल। तो ये 7 को छोड़ करके बाकी जितने भी हो गए वो सब डिराइव्ड में हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ओके, यहाँ टोटल यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 4 यूनिट्स के सिस्टम होते हैं। ओके, जो अलग अलग कंट्री अपने हिसाब से अलग अलग सिस्टम को लेके चलती है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहला है CGS सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो देखते हैं आप, CGS का मतलब C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। यानी कि आप कोई भी यूनिट लिख रहे हो, चाहे डिराइव्ड हो चाहे फंडामेंटल हो, आपको उसमें ग्राम में अगर लिखते हो, सेंटीमीटर में लिखते हो, सेकंड में लिखते हो, तब वो CGS सिस्टम कहलाएगा। FPS सिस्टम मतलब हो जाता है कि जब आप उसको फुट में लिखते हो, पाउंड में लिखते हो, सेकंड में लिखते हो। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि फुट जो है वो एक लेंथ का ही यूनिट है, जिसका वैल्यू होता है 30.48 सेंटीमीटर। एंड पाउंड जो है वो मास का यूनिट है, जिसका वैल्यू होता है 0.45 किलोग्राम। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो इसे आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे जाते हैं कि आपका ये क्वेश्चन दिया होगा, सपोज दैट आपका क्वेश्चन दे देता है 30 मीटर पर सेकेंड। आपको इसमें बदलना है कि CGS सिस्टम इसका क्या होगा। ओके, तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। ओके, एंड मतलब 30 मीटर पर सेकेंड है तो मीटर को आपको यहाँ सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा ना, तो 30 इंटू आप 100 कर दोगे तो वो वो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह आप उसको बदल सकते हो FPS सिस्टम में। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 पाउंड बराबर कितना kg, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट है MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम मतलब होता है M फॉर मीटर, ओके, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्या फंडामेंटल यूनिट्स जब भी आप देखते हो या फिर आप यूज़ करते हो, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो आप किसको फॉलो करते हो, CGS को यूज़ करते हो, FPS को यूज़ करते हो, या MKS को यूज़ करते हो, या SI को यूज़ करते हो। तो यस, आप SI को यूज़ करते हो। अगर SI ऑप्शन आपका नहीं रहा तो आप MKS को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि MKS में भी आप मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड यूज़ कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है SI सिस्टम। क्या होता है, दिस सिस्टम कंटेन 7 फंडामेंटल यूनिट, जैसे कि आपने देखा, एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। ये जो 2 सप्लीमेंट्री हैं ये एक एंगल होते हैं, ठीक है, रेडियन एंड स्ट्रेडियन। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि SI सिस्टम की अगर हम बात करें तो यही फंडामेंटल सिस्टम, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ हैं, हम इन्हीं को कह रहे हैं फंडामेंटल SI सिस्टम। ओके, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक फिजिकल क्वांटिटीज़ लिया हुआ है एरिया। एरिया जो आप जानते हैं कि एरिया का अलग अलग फार्मूला होता है। ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट होता है,
रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट होता है, सर्कल का जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जब आप कोई भी यूनिट्स का कैलकुलेट करते हो तो आपको कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कि पाई हो गया 3.14, ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। अगर आप कहीं भी पाई लिखते हो तो उसका फिक्स वैल्यू है 3.14 ही होगा। जैसे ट्राइंगल में हाफ जो है, ये हाफ जो है ये वैल्यू फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन b इंटू जो h हुआ, यानी b मतलब बेस हो गया, h मतलब हाइट हो गया। तो ये जो बेस है और ये जो हाइट है, ये आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग ट्राइंगल का अलग अलग बेस होगा, अलग अलग हाइट होगा। ठीक उसी प्रकार अलग अलग सर्कल में अलग अलग रेडियस होगा। तो ये जो रेडियस है, ये जो बेस है, ये जो हाइट है, ये क्या है, ये एक्चुअली वेरिएबल है, ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेगा। तो हमें उसी चीज़ों को लेके चलना है जो वेरिएबल हो। ओके, कांस्टेंट को लेके नहीं चलना, कांस्टेंट को आपको उस पे वैल्यूज़ में नहीं लेना है। लेकिन कब, जब कांस्टेंट का वैल्यू वहाँ पे आपको मेंशन हो या पता हो। सपोज दैट आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आपको उसका यूनिट होता है। यूनिट कैसे होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग फोर्स का वैल्यू लिखते हैं F इज़ इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप F इज़ इक्वल टू G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर जब आप देखते हो, तो ये जो G होता है ना, ये G आप जानते होगे कि जब आप ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हो तो आप बोलते हो कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, बाद में बोलते हो कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब उन दोनों को कंबाइन करते हो तो आप बोलते हो F इज़ इक्वल टू, फिर एक बीच में आपका कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को आप G बोलते हो। तो आप अपने से जब कोई कांस्टेंट वहाँ पर कोई फार्मूला का प्रूविंग के केस में जब कोई कांस्टेंट पुट होता है तो उसकी यूनिट हम लोग सेट करते हैं। अगर उसका यूनिट हम लोग सेट नहीं करें, अगर उसका यूनिट हम लोग अगर 0 मान लेंगे, तो फोर्स जो होगा, फोर्स बराबर G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, कभी भी उसका यूनिट न्यूटन के बराबर नहीं होगा, यानी उसका फॉर्मूला ही सही नहीं बैठेगा। तो कोई भी फॉर्मूला तभी सही होता है जब उसका लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट राइट हैंड साइड के यूनिट के बराबर हो। ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा था, कि कोई भी कांस्टेंट हो जिसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी मेंशन्ड हो, ओके, तो उसका यूनिट हम लोग 0 मान के चलते हैं, यानी उसकी यूनिट कोई भी नहीं होती। तो अब हम लोग आगे बढ़ते, बचा क्या ना, बेस इंटू हाइट बचा। तो ये जो बेस है ये क्या है, ये एक्चुअली लेंथ ही है, और ये जो h है ये क्या है, तो ये भी लेंथ है। और लेंथ का हमने पढ़ा था कि ये जो लेंथ है इसकी SI यूनिट क्या है ना, मीटर है। इसका मतलब कि लेंथ का बेस का भी मीटर हो गया और हाइट का भी मीटर हो गया, यानी मीटर इंटू मीटर हो गया, तो मीटर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार जब आप रेक्टेंगल की भी बात करें तो वहाँ भी बेस इंटू हाइट है, तो वहाँ पर भी मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। और सर्कल में भी अगर आप देखें तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे कि हम सेंटीमीटर लेके नहीं चले या फुट वगैरह लेके नहीं चले, यहाँ हम बस SI यूनिट लेके चले। तो इसी तरह आपको अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपसे अगर यूनिट कैलकुलेट करने को पूछता है, यानी यूनिट्स आपको निकालने के लिए पूछा जाता है, निकालने के लिए बोला जाता है, तो आपके पास क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहला जो फॉरमोस्ट थिंग आपके पास होना चाहिए वो है फार्मूला। विदाउट फार्मूला आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो आपके पास होना चाहिए फार्मूला। दूसरी बात, आप हर फार्मूला को आपको तोड़ना पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट के टर्म में, यानी यही 7 यूनिट्स के टर्म में आपको तोड़ना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल में बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये जो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है, यहाँ पर आपको फोर्स को फिर बदलना पड़ेगा मास इनटू एक्सेलरेशन में, और मास इनटू एक्सेलरेशन को फिर एक्सेलरेशन को आपको बदलना पड़ेगा वेलोसिटी बाई टाइम में, फिर वेलोसिटी को बदलना पड़ेगा डिस्टेंस बाई टाइम में, तभी जाके आप इसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। वरना आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का हो गया न्यूटन एंड एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको जनरल हम लोग याद भी रखते हैं कि इसका एक बेसिक यूनिट है जो हम लोग एक अदर नाम रख का याद रखते हैं, वो हो गया पास्कल। तो आप पास्कल के टर्म में भी याद रख सकते हो एज यू विश। ओके, और जैसा क्वेश्चन का डिमांड है
ओके, जैसे प्रेशर का आपसे यूनिट पूछा जाता है, ऑप्शंस में अगर आपको मिल जाता है कि पास्कल, तो आप पास्कल टिक कर दो। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको ये तोड़ना पड़ेगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स को फिर तोड़ना पड़ेगा, और वो तब तक तोड़ना पड़ेगा जब तक वो फंडामेंटल में टूट नहीं जाता। यानी कि आपको कोई भी यूनिट्स को आप पुट करते हो, यानी यहाँ पे ये जो डिराइव्ड यूनिट्स का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, ये जो एरिया है ये क्या है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट आपको याद तो है नहीं यार। और दूसरी बात कि ये 7 ये इन सातों में के अंदर में तो है नहीं। ओके, तो इन सातों के अलावे जो भी है वो डिराइव्ड यूनिट है, और डिराइव्ड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है वॉल्यूम। एक बात मैं और बता दूं कि एरिया आप यहाँ देख सकते हैं कि चाहे कोई भी फॉर्मूला का अगर आप यूज़ कर लो तो यहाँ आपको मीटर ही स्क्वायर ही मिलता है। ओके, तो फार्मूला के चक्कर में मत पड़ना कि भाई कौन सा फार्मूला आप यूज़ करोगे। जैसे में अगर कन्फ्यूज़न कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, या पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, या एनर्जी का यूनिट क्या होगा, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो जब आपसे पूछा जाता है एनर्जी का यूनिट। आप सोचने लगते हो एनर्जी में कौन सा यूज़ करें, हाफ MB यूज़ करें या mgh यूज़ करें। ओके, फार्मूलाज के टर्म में, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे यूनिट। तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं यहाँ पर वॉल्यूम के केस में। वॉल्यूम में सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया है क्यूब, आप कुछ भी ले सकते हो, उसकी वॉल्यूम होती है ए क्यूब। ओके, जहाँ पर ए का मतलब है लेंथ ऑफ क्यूब। ओके, तो अगर आप लेंथ की बात करो तो लेंथ का यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है मीटर, अभी आपने पढ़ा, और यहाँ ए क्यूब है यानी कि मीटर क्यूब है। इसी तरह वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये भी एक प्रकार का लेंथ हुआ, तो ये भी हो गया लेंथ का हो गया मीटर, एंड टाइम का होता है सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा समझते हैं एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन की फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट हमने जस्ट देखा मीटर पर सेकंड, तो हमने वेलोसिटी की जगह पे मीटर पर सेकंड पुट कर दिया, एंड टाइम की जगह पे हमने सेकंड पुट कर दिया, तो इसकी एक्सीलरेशन हो गई, एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मीटर पर सेकंड बाई सेकंड में मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, तो आप नीचे देख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड यानी m/s डिवाइडेड बाई s किया तो हमने m/s स्क्वायर आया। ओके, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहलाया। ये जो बाई है हम उसको पर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स का। तो फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये ए का मतलब यहाँ पे लेंथ नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन है। ओके, तो मास का हो गया, आपने पढ़ा है मास को केजी में हम लोग मेज़र करते हैं, ऐसा यूनिट उसका केजी मान के चलते हैं, फंडामेंटल यूनिट हम लोग केजी बोलते हैं। एक्सेलरेशन अभी आपने कैलकुलेट किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो गया वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू किए तो आपका यूनिट हुआ फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड। दूसरा इसी कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को शॉर्ट करके हम लोग न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन साहब हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्स का खोज किया, यूँ कहूँ आविष्कार किया। तो ये जो फोर्स का उन्होंने खोज किया और कैलकुलेट उन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग, उनका सम्मान के लिए हम लोग ऐसा यूनिट के टर्म में उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इम्पल्स। जो इम्पल्स है वो होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का भी आपने देखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टाइम का होता है सेकंड। तो एक सेकंड कट जाएगा, बचेगा 1 सेकंड, तो फिर केजी मीटर पर सेकंड हो गया। दूसरा तरीका है कि फोर्स को आप न्यूटन लिख सकते हो, टाइम को आप सेकंड लिख सकते हो, तो न्यूटन सेकंड है। तो ये स्टूडेंट्स ये पूरी क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि क्वेश्चन में आपका ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आपका न्यूटन के टर्म में दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, सिंपल है, डायरेक्ट आप पुट कर दो। और अगर नहीं तो फिर आपको इसमें बदलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ फोर्स को बदला गया मास इंटू एक्सेलरेशन में, मास था केजी, एक्सेलरेशन था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना, कुछ ऐसा यूनिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे डिराइव्ड के। आपके फंडामेंटल यूनिट तो आपको याद रखना ही है 7 के साथों के साथों, साथ ही साथ आपको कुछ फार्मूलाज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी बताऊँगा कि कौन कौन से फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, कौन कौन से फिजिकल क्वान्टिटीज़ के फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, ताकि आप वहाँ से यूनिट्स कैलकुलेट कर सको इजीली। तो पहली बात तो ये कि आपको वेलोसिटी तो पता ही रहना चाहिए। वेलोसिटी, वॉल्यूम, एरिया, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये आपको एकदम एनी टाइम आपके माइंड में ये होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आज के डेट में अगर आप कोई भी
फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें फिजिक्स में, तो मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज़ में टर्म में फोर्स का यूज़ किया हुआ है। तो आप बैठोगे तो नहीं फोर्स का आप कैलकुलेट करने के लिए हर समय, इसीलिए आपको ये याद रखना होगा कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और न्यूटन होगा। साथ ही साथ इसका मैं अभी डायमेंशन भी बताऊंगा कैलकुलेट करना, तो आपको डायमेंशन भी आपको याद रखना है फोर्स की। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल है वर्क का। वर्क में भी फॉर्मूला होता है, क्या है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मैंने बताया था कि ये एक लेंथ हुआ, और ये जो फोर्स है ये आप जानते हैं, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि ये न्यूटन होता है इसका यूनिट। डिस्प्लेसमेंट का जो होता है वो मीटर होता है। ओके, यहाँ पर गलती हो गया है। ओके, इसको आप सुधार लेंगे। ये जो वर्क है, यहाँ पर वर्क का फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर जो है ये सेकंड नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आएगा मीटर। ओके, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ओके, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात कि अगर आप इससे नहीं कैलकुलेट करने को इच्छुक हो, अगर आप उसको ऐसा यूनिट में डायरेक्ट सबको बदल के अगर आपको करना है, तो फोर्स का मैंने आपको कहा था, आपको याद रखना था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एंड इनटू मीटर हो गया, जो कि डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ का जो है वो यूनिट है। तो आपका यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ गड़बड़ है, आप इसको सुधार लेंगे, न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि कुछ कुछ फार्मूलाज आपको याद रखने हैं एंड आपको उसको यूनिट को कैलकुलेट करना है। जस्ट अभी आपने सीखा कि आप यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और आपको फार्मूला वहाँ आना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ और मैं ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा कि ये सब के फार्मूलाज़ क्या हैं, इसके डायमेंशन में आपको बताऊँगा, और आप कैसे जो है डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, और भी चीज़ें जो हैं मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप ये वर्क मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको करना है होमवर्क है कि इन सब जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इन सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का आपको फार्मूला चेक करना है। फार्मूला आपको खुद ढूंढना है और आपको याद करने हैं फार्मूलाज़ को, और यूनिट्स आपको यहाँ पर निकालना है। तो ओके, आप खोजने के प्रयास करो, अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, आप उसमें वर्क करेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ फार्मूला तो आपको याद नहीं हो पाता है। ओके, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको खुद से अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे, खुद उसको खोजोगे, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आपको बस जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, बाकी तो मैं कल नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा ही। तो ये जो पावर हो गया, मैं एक रिपीट कर देता हूँ, हो सके आपको कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम हो इसीलिए। तो पावर हो गया मोमेंटम, प्रेशर, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, क्रिटिकल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एफिशिएंसी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट, बल्क मॉडुलस, बोल्टमैन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, चार्ज, वोल्टेज। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो हर हाल में आपको फार्मूला याद रहनी चाहिए। और आगे, और ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि भाई पावर क्या होता है हमें नहीं मालूम, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमें नहीं पता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करें, एंगुलर वेलोसिटी क्या मतलब होता है नहीं पता। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फार्मूला निकालना है, खोजना है। आपको मिला तो ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। और ये फार्मूला आपको कोशिश करने हैं 2-3 बार आपको लिखना है, और उसका खुद से आपको यूनिट निकालने का प्रयास करना है। अगर किसी भी कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, क्वेश्चन पूछें, और मैं इसे डेफिनेटली क्लियर करूँगा। ओके, सो थैंक यू।